हेलो ऑल ऑफ 11th क्लास स्टूडेंट। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल के विषय में बताएंगे। बहुत ही ये कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है और इस मॉडल ने काफ़ी आगे की रास्ता को साफ कर दिया है किसी भी एटम के मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए। इससे पहले रदरफोर्ड ने भी अपना मॉडल दिया, तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में एक सबसे बड़ी कमी जो बताने में ये कर दी कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है और अगर वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो वो रेडिएशन को इमिट करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा, और जब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलेगा, एनर्जी को इमिट करेगा, तो निश्चित है कि वो अपना हायर एनर्जी लेवल को धीरे धीरे कम करके और न्यूक्लियस की तरफ आएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब वो न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा और एटम की संकल्पना समाप्त हो जाएगी। ये सबसे बड़ा दोष था, और अगर ऐसा था तो आज दुनिया की संकल्पना करना ही गलत है। इस दोष को दूर करने के लिए बोर्स ने अपना एक एटॉमिक मॉडल रखा। तो इनके एटॉमिक मॉडल की जो विशेषता थी वो ये विशेषता है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हुए बताया। मतलब इनके जितने भी पास्टुलेट पर अध्ययन किया जाए या जिनको पढ़ा जाए तो सभी में एक फिक्स शब्द ही आता है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने उसको पार्टिकल मानते हुए और क्या कहा कि एटम है, एटम के एक डेंस पार्ट है सेंटर पर जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। उस न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और वो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। उसी पाथ को इन्होंने ऑर्बिट दे दिया। और ये जो रिवॉल्विंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, उसमें इन्होंने ये भी बात बताई कि इस समय पर इलेक्ट्रॉन न तो एनर्जी को गेन कर रहा है और न एनर्जी को लूज कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन को हम एक लेवल से दूसरे लेवल में ले जाना चाहते हैं तो हमें बाहर से एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देना पड़ेगा और हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। तो ये अगले पास्टुलेट की बात है इनके, लेकिन चूंकि सभी पास्टुलेट का जो मर्म है वो एक ही है और एक इनका जो पास्टुलेट है जिसे वो जो क्वांटाइज है, जिससे इनके मॉडल में तमाम कंक्लूजन निकले, बोर्स रेडियस निकली कि किसी भी अगर कक्ष की रेडियस निकालनी हो ऑर्बिट की तो निकल के आ जाएगी। उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी हो तो वेलोसिटी आ जाएगी, और जब वेलोसिटी आ जाएगी तो उस कोर्स में, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी आ जाएगी। और फिक्स्ड है सब, इन्होंने जो भी काम किया वो फिक्स्ड कर दिया। इसीलिए आगे चल कर के बोर्स एटॉमिक मॉडल भी फेल हो गया। उसका केवल यही कारण था कि ये एक इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल मान रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इनका जो पहला पास्टुलेट था तो इसमें क्या कर दिया, फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और ये रिवॉल्विंग कैसी है, विदाउट गेन और इमिट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के न तो गेन कर रहा है और ना इमिट कर रहा है। अब इनका जो दूसरा पास्टुलेट है, ये पास्टुलेट बहुत महत्वपूर्ण है और यहीं से काम चालू होता है बोर्स एटॉमिक का। अब इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर काट रहा है वो चूँकि कक्षाएं तो बहुत होती हैं,
लेकिन उनमें भी किसी एक डेफिनिट स्पेसिफिक ऑर्बिट है, उसमें ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब वो स्पेसिफिक ऑर्बिट क्या है? इन्होंने कहा कि ऐसी ऑर्बिट जिसका एंगुलर मोमेंटम जो mvr है, ये h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल यानी पूर्ण गुणांक होगा h/2 का n, और यहाँ पर n जो है 1 2 3 4 एंड सो ऑन ये हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो जाएगा। अब चूंकि एंगुलर मोमेंटम तो एंगुलर सर्कुलर पाथ है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यूं मूव कर रहा है, तो इसका एंगुलर जो मोमेंटम होगा ये आपका नाभिक की तरफ डाइवर्ट होगा। तो एक इसमें फोर्स भी लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर चूंकि एंगुलर मोमेंटम L जो है, अगर पार्टिकल का मास m है और अगर वो उस सर्कुलर पाथ में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर न्यूक्लियस से उसकी ये जो दूरी है वो r है, तो एंगुलर मोमेंटम उसका mvr होगा। इस तरीके से इसका ये जो पास्टुलेट था बोर जी का, इसी ने एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने में मदद की है और उसकी कुछ चीज़ें निकाली, जैसे एनर्जी, वेलोसिटी और रेडियस। तो mvr h/2 का पूर्ण गुणज होगा। ये इनका दूसरा पास्टुलेट था। इसको अगर आप फिजिकली या प्रैक्टिकली समझना चाहें तो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर ये कोई सर्कुलर पाथ है, इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है, अब जब इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करेगा तो बिल्कुल तय है इस तरीके से, अगर इसकी संकल्पना वेव के रूप में, तो अब चूंकि ये जो दूरी है ये वेव का वेव लेंथ कहलाता है। अब ये जो वेव लेंथ है ये जब तक इसमें n मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक एक सर्किल का सरकमफरेंस नहीं बनेगा। अगर ये कहीं पर कट जाएगी, ब्रेकअप हो जाएगा, इसका मतलब है फिर n का मान 1/2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, कुछ भी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो किसी भी सर्किल का सरकमफरेंस 2πr होता है, इसको हम n लैम्डा के इक्वल लिखें तभी एक सर्किल बनेगा। अगर वो सर्कुलर पाथ की बात बोर जी कर रहे हैं तो 2πr = n लैम्डा हो जाएगा। अब चूंकि जब ये चीज़ है तो हम इससे आगे की बात भी निकाल लेते हैं। डी ब्रोगली से n ये जो लैम्डा है तो इसकी जगह पर हम h लैम्डा h/mv भी लिख देते हैं। h/mv लिख देंगे तो इसका मतलब है कि इसको अगर हम mvr बनाना चाहते हैं, mvr इसको इस साइड में लाते हैं और ये n × h/2π हो जाए। तो यहाँ से इन्होंने इस संकल्पना को जन्म दिया है कि इस तरीके से जब कोई सर्कुलर पाथ है, वेव के रूप में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो जो वेव लेंथ होगा उसका पूर्ण गुणज उसका सरकमफरेंस होगा, तभी एक सर्किल बनेगा। तो इसका ऐसे सर्कुलर पाथ पर मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम h/2π का पूर्ण गुणज होगा। ये आप बात समझ करके बड़ी आसानी से ये बात समझ गए होंगे कि बोहर जी के दिमाग में ये बात क्यों आई। अब इसके साथ ही तीसरी बात बोर्स मॉडल में आती है कि अगर तमाम सर्कुलर पाथ हैं जिनको ऑर्बिट कहा है,
ये कोई नई बात नहीं, रदरफोर्ड ने भी कहा था। लेकिन ये एक नई बात थी कि विदाउट गेन और इमिट एनर्जी, ऐसा जब इन्होंने कहा तो जो फिक्स्ड अगर ऑर्बिट है और अगर इसमें एनर्जी को दिया नहीं, ऑर्डिनरी है, तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट्स भी होता है जब इसमें कोई भी एनर्जी ये गेन नहीं करता है। अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को गेन कर लिया आफ्टर तो उस स्टेट में उस इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट होता है। अब चूंकि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसको कुछ एनर्जी दी गई है, अब इलेक्ट्रॉन ये कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ। इसका एनर्जी लेवल अगर E2 है, इसका एनर्जी लेवल E1 है, तो हम इस एनर्जी के डिफरेंस को किस तरीके से, यानी डेल्टा E को E2 माइनस E1 के रूप में, अगर ये एनर्जी अगर गेन शब्द ना लिखें तो यहाँ पर हम एब्जॉर्ब भी लिख सकते हैं। तो जब ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेकर के दूसरी स्टेट में जाता है, उसे एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो इस तरीके से ये एनर्जी डिफरेंस भी बोर्स मॉडल में आया। अब चूंकि ये जो एनर्जी डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन जब हायर लेवल में जाता है, इसके पास दो कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन ये एनर्जी को और गेन करे और नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में जाए, या फिर ये एनर्जी को इमिट करे, और जब ये एनर्जी को इमिट करता है तो लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। तो इस तरीके से ये तो एनर्जी को गेन करने के बाद और हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो एनर्जी को इमिट करेगा रेडिएशन के रूप में, और जो क्वांटाइज होगी, क्वांटा कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इमिटिंग एनर्जी की जब बात करते हैं तो ये जो डेल्टा E है, इसको हम h न्यू कहते हैं, h न्यू के बराबर हो जाएगा। अब हम इसको ये भी कह सकते हैं, जो h न्यू है ये hc अपॉन लैम्डा, ये उत्सर्जन ऊर्जा इमिटिंग एनर्जी की बात बोर्स मॉडल में आ जाती है, डेल्टा E इक्वल hc अपॉन लैम्डा। इस तरीके से बोहर ने यहीं पर चौथा भी इसी में इनका पास्टुलेट छिपा हुआ है। एक में एब्जॉर्प्शन की बात बताई है, दूसरे में इमिटिंग की बात बताई है, और इसी के साथ ये जो बोहर मॉडल है, इससे कई कंक्लूजन निकलते हैं। वो कंक्लूजन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा और अपनी नॉलेज को भी डेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ही सारे के सारे इनके पास्टुलेट्स में जो कंक्लूजन आया है, नंबर 1 ये बोहर्स रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स, और दूसरा वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट्स। अब देखिए यहाँ पर ऑर्बिट शब्द लिखा जा रहा है, चूँकि इलेक्ट्रॉन, ऐसा लग रहा होगा आपको इलेक्ट्रॉन लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है। चूँकि बोहर ने तो ये भी बात बता दी है कि इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी अपनी है ही नहीं, यानी वो तो जिस लेवल में रिवॉल्व कर रहा है उस लेवल की एनर्जी है, और उस लेवल को ही ऑर्बिट कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट्स, ये इसको भी निकाला गया है। और तीसरा है यहाँ पर एनर्जी
ऑफ ऑर्बिट्स। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन के लिए भी बातें इनको लिखते हैं। तो 3 ये कंक्लूजन भी निकलते हैं। इसकी आपको कैलकुलेशन भी बताएंगे कि किस तरीके से, लेकिन इसके लिए हालांकि जो बच्चे इंटरमीडिएट में विशेष तौर पर यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्व की बात नहीं है, लेकिन जो बच्चे इससे आगे कुछ करना चाहते हैं, नीट है, IIT-JEE है, तो उनके लिए इतना पढ़ना सफिशेंट नहीं है। उनको जब तक बोर्स रेडियस के विषय में डीप नॉलेज आता कैसे है, शॉर्टकट भी नहीं है, याद भी होता है। मान लो लिख भी दिया जाता है कि Rn ये n² और यहाँ पर mZe²k ये है। लेकिन इसको रटने से अच्छा है कि किस तरीके से इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन और नाभिक, और उसके बाद इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, दोनों के विषय में जब जानेंगे और ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, बैलेंस किए हुए हैं, तब इनको बराबर करते हैं। बराबर करने के बाद हम जो एनर्जी को निकाल लेते हैं, रेडियस को निकाल लेते हैं, और जब रेडियस निकल आता है तो इसकी वेलोसिटी भी निकल आएगी। कुल मिलाकर के अगर जब इसको निकाल लिया तो हम वेलोसिटी तो इसी से निकाल लेंगे भाई, v बराबर NH/2πmr हो जाएगा। r की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वेलोसिटी निकल आएगी। अब चूंकि हम अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो हम m²v² करके और इसका एनर्जी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि आपके लिए इसके लिए एक अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें इसको विस्तृत रूप से बताएंगे कि किस तरीके से ये तीनों कैलकुलेट होते हैं। तो आज आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल के विषय में बताया है, बहुत इम्पोर्टेंट है, विशेष तौर पर हमारे कक्षा 11 के बालकों के लिए, इवन 12 के बालकों के लिए, और जो तैयारी भी करते हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज यहीं पर ब्रेक करते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।